नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में लंपी स्किन रोग के लक्षण, कारण, उपचार और बचाव का तरीका। मधुमक्खियों और मधु बॉक्सों की देखरेख का सही तरीका। स्किन बीमारी दुधारू पशुओं में फैलने वाली बीमारी है। अभी हाल के दिनों में राजस्थान सहित कई अन्य प्रदेशों में इसका कहर देखने को मिला है। अब बीमारी धीरे धीरे उत्तर भारत के प्रदेशों में भी अपना पैर पसार रही है। इस बीमारी के कारण पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता तो घटती ही है, साथ ही पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। अभी किसानों के बीच इस बीमारी को लेकर कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। इसलिए आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बांका के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से, जो कि लंपी स्किन रोग से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां देंगे। तो देखें और इसका लाभ उठाएं। लंपी स्किन डिजीज जो कि आज राजस्थान, गुजरात में बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुपालक परेशान हो रहे हैं। बहुत पशु इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इसके बारे में कुछ परिचर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग ये बताने की कोशिश करें, लंपी स्किन डिजीज जो है, जो कि एक चमड़ी की बीमारी है, लेकिन ये विषाणु जनित बीमारी है। विषाणु जनित वही विषाणु है, वही वायरस है जिससे कि बकरियों में पॉक्स होती है, भेड़ में पॉक्स होती है, जिसको कैप्री पॉक्स वायरस कहते हैं। इसी का दूसरा स्ट्रेन है जो कि गाय में लंपी स्किन डिजीज फैला रही है। राजस्थान में फैला लंपी वायरस अब ग्रामीण इलाकों में भी फैलने लगा है। गायों और दूसरे पशुओं में तेजी से फैलने वाले इस रोग को लेकर पशु चिकित्सा विभाग भी अलर्ट है। यहाँ संक्रमण के चलते गायों के शरीर पर छोटी छोटी गठान और घाव उभर आए हैं। इससे पशुपालक भी परेशान हैं। अब ये बीमारी होती कैसे है? मान लिया कि किसी गाय को हो गई है तो ये छुआछूत की बीमारी नहीं है कि इस गाय में टच होने से हो जाती है ना। न तो उसके लार से होती है, न तो उसके साथ में खाना खाने से होती है, बल्कि इसका जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है कि जो बीमार पशु है उस पर कोई मच्छर बैठेगी, उसको खून चूसने के लिए कोई मक्खी बैठेगी, कोई कीड़े बैठेंगे। वही खून लगा हुआ यदि वो मक्खी दूसरे जानवर पर बैठती है और फिर उसका खून चूसती है, मतलब इसका खून उसके खून में ट्रांसफ़र होती है, उसके द्वारा वायरस ट्रांसफ़र होती है, जिससे बीमारी फैलती है। इसके बाद यदि कोई पशु चिकित्सक कोई भी इंजेक्शन दिए बीमार पशु को, और उसी इंजेक्शन से यदि बिना स्टेरिलाइज किए हुए स्वस्थ पशु को इंजेक्शन देते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन होती है। तो क्लियर कट समझ गए कि ये छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, लेकिन मक्खी मच्छर के काटने से होती है और ब्लड को एक दूसरे से ट्रांसफ़र होने से होती है। लंपी का कारण कैप्रीप्रॉक्स वायरस है, जो मक्खी और मच्छरों की वजह से एक पशु से दूसरे पशु तक फैलता है। कोई भी पशु इस वायरस से इन्फेक्ट होता है तो 7 दिन बाद धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ने लगता है। पशु खाना पीना छोड़ देता है। वायरस सबसे पहले स्किन, फिर ब्लड और अंत में दूध पर असर डालता है। तो इस बीमारी में क्या होती है कि ये मौसम जो होती है, ये बरसात के मौसम में ही होने की संभावना ज़्यादा बनती है। उसका कारण यही है कि बरसात के समय में जो मक्खी मच्छर और कीड़े जो काटने वाले होते हैं, ये सब की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण इस बीमारी के होने की संभावना इस सीजन में ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हम इसके लक्षण के बारे में। तो कोई भी विषाणु जनित बीमारी है, उसी तरह का लक्षण इसमें भी शुरुआत में आती है। मतलब पहला कंडीशन रहेगा कि जानवर को बुखार आएगी, और इसके बाद मुंह से लार आने लगेंगे, पानी गिरने लगेंगे, आँख नाक से पानी आने लगेगी। इसके बाद क्या होगा, ये एकदम प्राइमरी स्टेज में आती है। इसके बाद क्या होती है, पूरे शरीर पे नोडुल्स दिखेंगे। फिर इसके अगला स्टेज में क्या, यदि आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसके नेक्स्ट स्टेज जो आएगी उसमें क्या होगी, हो सकता है घाव बन जाए, उसके बाद पूरे
शरीर में घाव हो जाएगी और जानवर खाना पीना बंद कर देती है बुखार के कारण भी, है ना। और इसके बाद दूध उत्पादन भी कम हो जाएगी। इस तरह से किसान को आर्थिक स्थिति कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति भी दुर्लभ हो जाती है किसानों की। अब इसका हम कह सकते हैं कि बचाव कैसे करेंगे। सबसे पहले बचाव के बारे में सोचें हम लोग, है ना। तो बचाव के लिए क्या करना है, जैसा कि पहले बता चुके हैं, बीमारी होने का कारण कीड़े मकोड़े प्राथमिक है। तो सबसे पहले अपने फार्म को कीड़े मकोड़े से दूर रखें। पशुपालक भाइयों, पशुओं को लंपी बीमारी से बचाने के लिए आप अपने पशुओं को स्वच्छ और साफ रखें। पशुओं के आसपास की गंदगी, गोबर इत्यादि को नियमित रूप से साफ करें। पशुओं के इर्द गिर्द पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना मच्छर, मक्खी व कीड़े मकोड़े वहां अपना घर बना सकते हैं। प्रत्येक 3 महीने के अंतर पर पशुओं को आंतरिक परजीवी नाशक दवा का सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा पशु को अच्छा खान पान, विटामिन और खनिज लवण देना चाहिए। इसके साथ ही लिवर टॉनिक व बालों के लिए कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिए। फिनाइल हो या ब्लीचिंग पाउडर हो, इसका छिड़काव करते रहे जिससे कि कीड़े मकोड़े आपके फार्म में नहीं आएंगे। इसके साथ साथ इसके लिए प्रॉपर वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन यह है कि कैप्री पॉक्स वायरस के लिए जो वैक्सीन आती है या गोट पॉक्स के लिए, वो वैक्सीन अपने गाय में दिलवाएं आप। इससे क्या होगा, क्रॉस इम्यूनिटी होगी, जिसके कारण है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और ये बीमारी होने की संभावना कम रहेगी। उसके बाद तीसरी बात आ जाती है कि जो इन्फेक्टेड गाय है उसको एकदम अलग करके बांध दें, स्वस्थ पशु से अलग रखें, ताकि उसको मक्खी मच्छर काटे भी तो वहाँ तक लिमिट रहे। और हो सके तो हो जाने के बाद उसको मच्छरदानी से घेर दें, मच्छरदानी के अंदर उसको बंद कर दें। स्वस्थ, यदि ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो स्वस्थ पशु को बंद कर दें मच्छरदानी के अंदर, ताकि उसके मच्छर या कीड़े जो हैं बाहर आके स्वस्थ पशु को नहीं काटें। यदि बीमारी हो गई तो उपचार क्या करना है, तो उपचार के लिए तो सबसे पहला सलाह यही दी जाती है कि सबसे पहले आप पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। जब आपको लगे कि ये सब लक्षण दिख रही है तो नज़दीक में जो भी पशु चिकित्सक उपलब्ध हों उनसे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन ज़्यादा डरने की बात नहीं है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बहुत ज़्यादा खतरनाक तभी होती है जब हम लोग पशुपालक उसका केयर नहीं करते हैं, केवल पशु चिकित्सक के भरोसे रहते हैं। आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप ध्यान दें, अपने पशु को बचा सकते हैं। इससे ज़्यादा डरने की बात नहीं है, केवल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बदलाव का दौर जारी है। काफी तेज बारिश हो जाती है तो कभी तेज धूप, और इसका प्रभाव मधुमक्खियों पर भी देखने को मिल रहा है। इस समय वातावरण में फूलों की कमी होती है, जिससे इनको समुचित आहार नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी ओर इन दिनों मधुमक्खियों के शत्रु कीटों की संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में मधुमक्खियां अपने घर भागने लगती हैं। जो किसान मधु उत्पादन व्यवसाय से जुड़े हैं, अगर वो इनका सही तरीके से प्रबंधन करें तो मधुमक्खियों को विपरीत मौसम में भी रखकर इनसे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरभंगा के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुमार कुणाल से। अभी जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है मधुमक्खी पालन करने में, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डर्थ पीरियड। डर्थ पीरियड कहने का मतलब इस मौसम में आप मान करके चलिए कि मार्च से लेकर के सितंबर तक का ये ऐसा महीना है जिसमें कि फूलों की संख्या कम होती है। खास करके अभी जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला समय है इसमें बहुत कम मिलता है, जिससे कि मधुमक्खियों को पराग कण या फिर पराग लेने में बहुत समस्या होती है। तो हमें इस समय क्या करना है कि मधुमक्खी को बचाने के लिए आर्टिफिशियल डाइट हम लोग देना स्टार्ट करते हैं। चीनी की चाशनी मधुमक्खियों का सबसे लोकप्रिय भोजन है। मधुमक्खी पालक चीनी या अतिरिक्त पदार्थों के साथ चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक भाग दानेदार चीनी और एक भाग
पानी के अनुपात में पतला चीनी का घोल मिलाकर प्रति बॉक्स में रखें। आप इसे 120 से 140 फ़ारेनहाइट यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर सकते हैं। साथ ही इसमें छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े डाले जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मधुमक्खियां लकड़ी के तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर डूबे बिना चाशनी पी सकें। कि हम लोग को जिस जगह पे हम लोग अपना बक्सा रख रहे हैं उस जगह का कौन कौन से फ्लावर हैं। बहुत सारे ऐसे भी फूल हैं जो कि खरपतवार पर जाते हैं। मधुमक्खियां खरपतवार पर जाती है, उसका पराग लेकर के, परागकण लेकर के आती हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग क्या करते हैं कि खरपतवार को सबको उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन सारे खरपतवार हानिकारक नहीं है। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो मधुमक्खियां जिस पर की जाती है और वहां से अपना भोजन लेकर के आती है। एक चीज और क्या है कि कुछ एक पक्षी हैं जो भी मधुमक्खी को आकर के लेकर के उड़ करके चले जाते हैं। तो पक्षियों से बचने के लिए हमें क्या करना है कि एक जो सिल्वर फॉइल होता है प्लास्टिक का चमकीला, उसको मधुमक्खी के बक्से के आसपास में 3-4 गाड़ दें। इससे पक्षियां दूर रहती है। मधुमक्खियों को जीवित रहने के लिए, विकसित होने के लिए निरंतर ताजे और स्वच्छ पानी की जरूरत होती है। इसलिए आपके द्वारा चयनित स्थान के आसपास प्राकृतिक या कृत्रिम पानी का स्रोत होना जरूरी है। अधिकतर मधुमक्खी पालक पानी की बाल्टियों के अंदर लकड़ी या दूसरे पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं ताकि मधुमक्खियां पानी में डूबे बिना तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर पानी पी सके। तो इस चीज का नियंत्रण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारा जो कॉलोनी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कॉलोनी को स्ट्रांग करने के लिए उसको प्रॉपर डाइट दें। और अगर जिस कॉलोनी में हम लोग मान करके चलिए कि 5 से हम लोग 7 या 6 ऐसा कुछ फ्रेम रखे हैं, लेकिन उतने फ्रेम के लिए हमारे बक्से के अंदर में मधुमक्खियां नहीं है, तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ फ्रेम को कम कर देना है। क्योंकि अगर फ्रेम ज्यादा रहेगा तो जितने भी हमारी वर्कर्स है वो सारे फ्रेम पर ना जा करके नहीं जा पाएंगे। और विजिट नहीं करने से क्या होगा कि उधर कीड़ा मकोड़ा पनपना शुरू हो जाता है। अब इस समय क्या करता है कि एक जिसको हम लोग वैस्प बोलते हैं, लोकल भाषा में उसको बिड़नी या हड्डा बोलते हैं, वो क्या करता है कि वो आकर के एक एक मधुमक्खियां उठा करके लेकर के चला जाता है, जिसकी वजह से कॉलोनी को बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। इससे बचने के लिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा उपाय क्या करना है कि आइदर आप जो हमारा एंट्रेंस है मधुमक्खी का जो मुंह है उसके सामने एक वायर का नेट डाल दें। एक ऐसा जाली का निर्माण करें जिससे कि केवल मधुमक्खियां अंदर बाहर कर सके और बड़ा वाला जो कीट है वो ना जा सके। इससे हम इसको बचा सकते हैं। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। इस कीट के लगने से मधुमक्खियों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले इस कीट से होने वाली बीमारियां संक्रामक होती हैं, जो मधुमक्खियों के संपर्क में आने से आसानी से एक दूसरे को लग जाती हैं। मधुमक्खी में यह कीट लगता है, इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85% फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह मौन वंश के बक्से के दरवाजे पर ही रख देना चाहिए। कि एक है मधुमक्खी का मोमी कीट। ये क्या करता है कि ये वैक्स मॉथ इसे हम लोग बोलते हैं। ये मधुमक्खी के छत्ते में कहीं भी अगर दरार है या फिर कोटर है, घर जैसा बना है, उस जगह पे अपना अंडा देती है। अंडा जैसे ही कुछ समय के बाद अंडा वो फूटता है और फूटने के बाद उससे जो शिशु निकलती है वो जाकर के मधुमक्खी का जो छत्ता है, वो जो वैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको खाना शुरू करती है। जो मोमी कीट है उसका मुख्य भोजन है हमारा मोम, उसके बाद ये पॉलन या हनी। तो वो क्या करता है जिससे कि हमारा जो मधुमक्खी पल रहा है उसके ऊपर भी प्रभावित करता है। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है कि छत्ते को फ्यूमिगेट किया जाता है। फ्यूमिगेशन करने के लिए हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड नामक केमिकल का रसायन का इस्तेमाल करते हैं। इसका 20 ग्राम हम लोग 1 क्यूबिक मीटर में एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 मीटर क्यूब का एरिया है, उसमें 20 ग्राम का फ्यूमिगेशन के लिए हम लोग डाल देते हैं, जिससे हमारा वैक्स मॉथ का उपचार किया जा सकता है। मिर्च का
का जायका भले ही तीखा हो, लेकिन इसकी खेती करने वाले किसानों के लिए मीठा होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिर्च की मांग बाजार में सदा बनी रहती है और इसकी खेती से किसानों को अच्छी आमदनी भी मिल जाती है। अगर आप भी मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिर्च एक मसाला वाली फसल है। हरी मिर्च की मांग सब्जी बाजारों और मंडियों में हमेशा बनी रहती है। मिर्च का उपयोग सब्जी, अचार, चटनी और दवाएं बनाने में किया जाता है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। वैसे तो मिर्च की खेती हर प्रकार की जलवायु में हो सकती है, लेकिन इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी गई है। इसके पौधों के लिए ज्यादा ठंड व गर्मी दोनों ही हानिकारक होते हैं। मिर्च की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अति उत्तम माना गया है। वैसे तो हरी मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, वो मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए किस्मों का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों द्वारा मिर्च की खेती के लिए किस्मों का चुनाव अपने क्षेत्र के अनुसार ही करना चाहिए। काशी अनमोल, काशी विश्वनाथ, जवाहर मिर्च, अर्का सुफल, गायत्री प्रिया, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और भाग्य लक्ष्मी का चयन करके किसान भाई खेती कर सकते हैं। मिर्च की संकर किस्में: काशी अर्ली, काशी हरिता, उजाला, तेजस्विनी, अग्नि, चैंपियन, सूर्या की खेती करके किसान अधिक पैदावार ले सकते हैं। सामान्य बीज की मात्रा 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर लगती है और मिर्च की हाइब्रिड किस्मों के लिए बीज की मात्रा 200 ग्राम से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। मिर्च के बीज की बिजाई करने से पहले उसको उपचारित कर लेना चाहिए ताकि बीज का अंकुरण सही हो। बीज को 3 ग्राम थीरम और 2 ग्राम कार्बेडिज्म प्रति किलो बीज से उपचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से 3 से 4 सप्ताह में नर्सरी पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। मिर्च की फसल के लिए खेत की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर डालकर खेत में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। उर्वरक में यूरिया 137 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 187 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा पौध रोपाई के समय खेत में डालते हैं और बाकी बची नाइट्रोजन खड़ी फसल में डालते हैं। मिर्च की पौध की रोपाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखें। किसान को लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 60 गुणा 45 और 45 गुणा 30 सेंटीमीटर पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई की मात्रा मिट्टी और मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि वर्षा कम हो रही है तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर, अगर ढालू जमीन है तो 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए। इस प्रकार किसान मिर्च की खेती करके हरी मिर्च की सामान्य किस्मों से औसत उपज 125 से 250 क्विंटल और संकर किस्मों से 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान की अवधि में हल्के बादल छाए रहेंगे। अगले 1 से 2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि धान के निचले खेत में रोपा के 20 से 25 दिनों बाद यूरिया का भुरकाव 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। यूरिया भुरकाव से पहले खरपतवार अवश्य नियंत्रित कर ले। किसान अपने रोपे गए फसल की समुचित देखरेख करें, क्योंकि ऐसे मौसम में फसल में विभिन्न कीटों एवं रोगों के आक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। फसल में दानेदार कीटनाशी दवा कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें। जिन किसान भाइयों के पास विभिन्न सब्जियों जैसे टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी आदि का बिचड़ा तैयार हो, वो इसकी रोपाई का कार्य आरंभ करें तथा ये ध्यान रखें कि पौधे के जड़ के आसपास पानी जमा नहीं हो। साथ ही साथ पहले से रोपे गए सब्जियों में निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार यूरिया का भुरकाव करें। जो किसान अगात आलू की खेती करना चाहते हैं, वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। आलू की अगात अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी या कुफरी पुखराज में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। जो किसान अगात मटर की खेती करना चाहते हैं, वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। मटर की अगात अनुशंसित किस्म अर्केल का चुनाव करें। समय से बोई गई मक्का की फसल में बुआई के 60 दिनों बाद तथा देर से बोई गई फसल में बुआई के 25 से 30 दिनों बाद यूरिया का भुरकाव 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें तथा भुरकाव से पहले खरपतवार अवश्य नियंत्रित कर ले। फसल में मक्का धनबाल निकलने के 10 दिनों तक खेत में प्रवेश नहीं करें, इससे निषेचन क्रिया प्रभावित होती है। मवेशियों के हरे चारा के लिए इस समय किसान भाई मकई की अफ्रीकन टाल या लोबिया की UPC 5286, UPC 622, UPC 625 इत्यादि में से किसी एक की बुआई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जमुआ, जिला गिरिडीह के कृषक मिथिलेश कुमार ने। ये मूंगफली की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मिथिलेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो जैसा कि हमारे सभी किसान भाई जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि हमने मूंगफली की बिजाई कर दी है और काफ़ी अच्छी हमारे यहाँ बारिश हो गई है, तो मूंगफली की पैदावार भी अच्छी है, फसल भी अच्छी दिखाई दे रही है। जिन भी खेतों में हम देखते हैं इस समय जो करंट जो कीट चल रहा है वह सफ़ेद लट के नाम से हम जानते हैं, सफ़ेद गिरफ्त के नाम से भी जानते हैं। यह जो कीड़ा है ये बहुत ही हानिकारक कीट है और एक तरीके का ज़मीनी कीट है। इस कीट के जो भृंग होते हैं, जो बीटल्स होते हैं, या फिर हम किसान की भाषा में कहें जो वयस्क जो कीट होता है, ये मानसून की बारिश के समय ज़मीन से निकलता है और फिर दोबारा जो है पेड़ों के पत्ते को खा करके जो है ये ज़मीन में जाकर के अंडे देता है और वहाँ से जो इस अंडे में से इसकी लटें निकलती है और वो लटें जो मूंगफली के पौधों को काट देती है, नुकसान पहुँचाती है। मूंगफली की फसल में सफेद लट कीट को नियंत्रित करने का तरीका। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें, जिससे जमीन में सुषुप्तावस्था में पड़े कीट सूर्य की तेज रोशनी से नष्ट हो जाए और परभक्षी पक्षियां भोजन बन जाए। हमेशा अच्छी सड़ी खाद खेत में डालना चाहिए। बिजाई से पूर्व मूंगफली के बीजों को 3 मिली इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। खड़ी फसल में लट नियंत्रित हेतु मानसून की वर्षा के बाद जब भृंग निकलने लगे उसके ठीक 20 से 25 दिन बाद प्रति हेक्टेयर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 300 मिली 100 किलो सड़ी खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर खेत में डालें और इसके बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। यदि बारिश आ रही तो आपको पानी की जरूरत नहीं है
और यदि बारिश नहीं हुई है तो आप एक लाइट इरिगेशन कर दीजिए, हल्की सिंचाई कर दीजिए, जिससे कि दवा घुल के जो है ज़मीन में चली जाए और इसकी दवा की बदबू से सफ़ेद लट वो इससे दूर भाग जाए और हमारी फसलों को कम से कम नुकसान हो। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।